प्रिय छात्र छात्राओं, और आज आप सभी के लिए एक नई जानकारी के साथ में, जैसा आप सभी जानते हैं कि शासन द्वारा नित्य नवीन दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं और उसी के अंतर्गत शासन द्वारा कक्षा 9 से कक्षा 11 तक के कक्षाओं में अध्ययनरत दिव्यांग या किसी अक्षमता से पीड़ित छात्र छात्राओं की सूचना मांगी गई है। और इस सूचना के अंतर्गत 21 प्रकार की अक्षमताएं, ठीक है, या दिव्यांगताओं को बताया गया है। और ये 21 प्रकार की क्षमताएं क्या हैं, आइए इन्हें चिन्हित करते हैं और आपको उसके बारे में नॉलेज देते हैं। तो जैसा आप सभी देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक फिरोजाबाद द्वारा चिन्ह शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की कक्षा में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र छात्राओं के चिन्हीकरण के संबंध में यहाँ स्पष्टीकरण मांगा गया है। और ये भी कहा गया है कि इन्हें चिन्हित करें और चिन्हित करके 21 प्रकार की जो क्षमताएं हैं, ठीक है ना, इनको चिन्हित करना है। तो आइए सबसे पहले यही जानते हैं कि इसमें ऐसी किस प्रकार की क्षमताएं जिसमें इनको वर्गीकृत करना है। तो उसमें नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, माध्यमिक सचिव का जी का भी आदेश है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। और यहाँ पर अक्षमता यहाँ से स्टार्ट होती हैं। जैसे नंबर 1 पर या 1 नंबर पर जो ब्लाइंडनेस या जो अंधापन की बात की गई है, ठीक है, तो अक्षमताओं में ये भी शामिल है। तो इसमें अंधेपन को दृष्टिहीन होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। और एक अंधे व्यक्ति को देखने में असमर्थ होता है, उसका अगर कठोर अर्थ में लिया जाए तो बिल्कुल ब्लैकनेस, ठीक है ना, कालेपन की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी आंख में उज्ज्वल प्रकाश या अंधेरे में विभेद करने में असमर्थ होता है, यानी वो लाइट और डार्कनेस में कोई अंतर नहीं कर सकता, उसको अंधापन या ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर पर जो रखा गया है वो है लर्नर विद द ब्लाइंडनेस और अ लो विजन, यानी कम दृष्टि। कम दृष्टि का अर्थ उस स्थिति से लगाते हैं जहां व्यक्ति को की जो आई साइट है, ठीक है ना, इसको दिखाई नहीं देता पास, या किसी तरह का आंख में कोई प्रॉब्लम है। जैसे कहते हैं कि विजुअल एक्यूटी जो होती है 6/18 से अधिक हो या 20/60 से कम हो, ठीक है ना। और जो स्नेल बोलते हैं ये 10 से 10/200, या दृष्टि के क्षेत्र की जो सीमा है वो 40 डिग्री से कम 10 डिग्री के एंगल तक होती है। तो कम दृष्टि भी आपका इस अक्षमता में शामिल है। तीसरे नंबर पर जो इसमें शामिल किया गया वो है आपके कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, लिप्रोगेसी क्योर्ड पर्सन्स। कुष्ठ रोग जिन्हें हैंसन या एचडी के रूप में जाना जाता है, पुरानी संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। और इसका मुख्य रूप से जो असर होता है वो त्वचा या नसों या ऊपरी श्वसन पत्र की जो आँखें हैं उनको प्रभावित करता है। तो एम लेप्रा से संपर्क लगभग 90% लोग यह रोग विकसित में नहीं होता है, ठीक है। तो किसी भी अवस्था में ये चीज़ आपकी प्रारंभ हो सकती है। तो इसके लिए भी अगर कोई छात्र इस तरह की से पीड़ित है तो उसको भी इसको तीसरे नंबर पर इसमें शामिल किया गया है। नंबर 4 पर इसमें श्रवण शक्ति का भी, हियरिंग इम्पेयरमेंट को भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे सुनना, कुछ बच्चे हैं जो आंशिक या पूर्ण रूप से अक्षम हैं श्रवण दोष में, ठीक है। तो ये भी एक आपका आपकी विकलांगता में है। जो बधिर हैं या सुनने में कठिनाई होती है उनको भी इसमें दो श्रेणियों में और इन्हें डिविजिबल किया गया है। यानी 70% डेसिबल सुनाई देने वाले व्यक्ति होते हैं, या सुनाई दे तो रहा है लेकिन कठिनाई से सुनाई दे रहा है। दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में भी 60 डेसिबल से 70 डेसिबल की हियरिंग लॉस वाले व्यक्ति इसमें शामिल हैं। तो अभी जैसा आपने देखा लो विजन, या जो मैंने बोला था वो सीधा सीधा आदेश है ये, उसलिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। थर्ड नंबर पर भी कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, जिसको मैंने भी आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। वहीं पर नंबर 4 पर हियरिंग इम्पेयरमेंट या श्रवण दोष, ठीक है ना, तो श्रवण दोष को भी इसमें शामिल किया गया था। इसी तरह से लोको मोटर डिसेबिलिटी या विकलांगता, लोकोमोटर, एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर किसी को कठिनाई होती है, और सामान्य तौर से इसमें हड्डियाँ, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित विकलांगता के रूप में लिया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को चलने फिरने में कठिनाई होती है, जैसे चलना, सामान उठाना या हाथ में पकड़ना आदि, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो इसको भी चित्र के माध्यम से हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो बताया था कि किसी व्यवस्था में छोटे बच्चे भी होते हैं, कुछ बच्चों को सुनाई नहीं देता है, तो इसकी जानकारी तो स्वयं जो छात्र हैं या जो बच्चे हैं उनको स्वयं ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना है कि वास्तव में आप में अगर किसी कान में सुनने में कोई दोष आपको लगता है, ऊंचा सुनाई देता है, ज़्यादा तेज़ बोलने पे अगर कोई सुनाई देता है, ठीक है ना, तो वो आप इसमें इंडिकेट करेंगे, अपने आप को चिन्हित करेंगे। लोकोमोटर विकलांगता या डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर जैसे चित्र के माध्यम से आप समझते हैं कि अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने में परेशानी होती है, ठीक है ना, तो वो इसमें आपको नंबर 5 पे शामिल किया गया है, ठीक है। और नंबर 6 में इसमें आता है बौनापन। बौनापन के लिए या बोलें
तो ड्वार्फिज्म होता है, ये भी एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार का विकास का प्रकार, डेवलपमेंट इन द बॉडी है, जो शरीर की जो औसत ऊंचाई होती है उससे थोड़ा कम होती है, ठीक है ना। जो बच्चे होते हैं जिनकी शारीरिक ऊंचाई औसत ऊंचाई के बराबर नहीं आते, तो वो इस अक्षमता में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम अगले नंबर 7 पॉइंट पर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं बौद्धिक अक्षमता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी शामिल हैं। इस वीडियो के माध्यम से यही बताना है कि कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि ये शारीरिक अक्षमता का मतलब केवल किसी शरीर के विशेष अंग का किसी तरह से क्षतिग्रस्त होना या किसी तरह से काम ना करना आता है। नहीं, ऐसा नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, 21 पॉइंट हैं, ठीक है। तो हम जो लोग इस समय चल रहे हैं वो है आपकी बौद्धिक अक्षमता पर। और बौद्धिक अक्षमता में जैसे आप सामने चित्र में भी समझ रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, इसमें मेमोरी लॉस है, कोई चीज़ आपको कठिनाई से याद होती है, ठीक है, या कुछ चीज़ आप रख के भूल जाते हो, है ना, तो ये भी उसी अक्षमता में शामिल है। और ज़्यादा सोचना, पूरे जजमेंट करना, पर्सनैलिटी चेंज, आप किसी दूसरे को अपने अंदर महसूस करते हैं, तो ये सब आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में शामिल किया गया है, ठीक है। ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हैं, ठीक है, तो ये भी एक सिकनेस है, इसको मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो एक अच्छी जानकारी है और इस जानकारी में आपको काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर नंबर 8 पर जो आती है आपकी मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस में मानसिक बीमारी है, सोच है आपकी, ठीक है। आप आपकी मनोदशा या धारणा जो है वो किस तरीके से चेंज होती है, आपको याद करने की क्षमता, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सरकार ने, शासन ने, ठीक है ना, इसमें शामिल कर रखा है। चलिए नंबर 9 पर आते हैं। नंबर 9 पर है आपका मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। तो मेंटल डिसऑर्डर में भी आपका वही चीज़ है कि डिप्रेशन में आप चले जाते हैं, कभी आप सोचने लगते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ये सब चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। तो इस चीज़ों को आपको दूर करना है, उसके बारे में जानकारी देनी है, ठीक है ना। इसके बाद में हम नंबर 9 पर आते हैं, आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार बुलाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो अपने ही में रहना, ठीक है, अपने ही अकेले रहना, भावात्मक, आपकी संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ या सोशल एक्टिविटी या आपकी इमोशनल एक्टिविटीज़, ये सभी उससे से प्रभावित होती हैं। अकेलेपन को लेना, ये भी एक तरह की अक्षमता में शामिल किया जाता है। इससे आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, मेल्ट डाउन होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आपको इंडिकेट करना है और आपको पहचानना है कि आप किस में आते हैं। तो इस चीज़ को आप सभी लोग चिन्हित करते चलिए कि इस तरह के अगर कोई बच्चे या और स्वयं आप भी और आपके साथ में आपके परिवार में अन्य बच्चे होंगे, ठीक है, उनको भी इसमें रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है ना। ये भी एक मांसपेशियाँ जो होती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से कि बच्चे के जन्म से ही या उससे पहले ही, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, विकलांगता है, ठीक है। तो ये आप जो है इसका फिलहाल इसका जो जन्म से ही है उसका इलाज कहीं सीमा तक किया जा सकता है। तो ये नंबर 11 पर, तो इन सब चीज़ों को दूर किया सकता है। नंबर 11 पर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये इसको बोलते हैं न्यूरोस्कुलर आनुवांशिक विकास का समूह है जो मांसपेशियों की कमजोरी और मांसपेशियों के समग्र नुकसान के कारण बनता है, और इसका समय बीतने पर अगर आप क्योर नहीं करेंगे तो ये और ख़राब होती जाती है। ओके, ये था आपका 11 पॉइंट में। अब पुरानी आते हैं जो जैसे मैंने बताया कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस या क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। तो काफ़ी सारी इसमें हैं, पार्किंसन रोग है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर मसल्स या बॉडी के पार्ट का ढंग से काम न करना है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब इन सब चीज़ों के लिए एक कुछ छात्र होते हैं, जैसे कहा था क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, तो उस कंडीशन को जो यहाँ पर डिफाइन किया गया पॉइंट 12 से है, अभी हम लोग 12 पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में आपका पार्किंसन रोग आता है या अल्जाइमर रोग है, ठीक है ना, इसको हम मिर्गी भी बोलते हैं या मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो मिर्गी अगर किसी को है तो वो भी आपका डिजीज़ में आएगा और उसको भी इंडिकेट करने के लिए सरकार ने बोला है। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस आदेश के माध्यम से भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, शासन द्वारा प्राप्त आदेश है। तो जैसे 12 नंबर के पॉइंट में जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मिर्गी को यहाँ इंडिकेट किया गया, आघात को, स्ट्रोक्स को दिखाया गया, पार्किंसन रोग है, ठीक है ना। तो इन सभी को आप चिन्हित कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके आसपास या आप में खासतौर से जो कक्षा के छात्र हैं, ठीक है ना, उनको इस तरह की समस्याएँ तो नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका विशिष्ट सीखने की अक्षमता, स्पेसिफिक लर्नर डिसेबिलिटी, ठीक है। तो विशिष्ट सीखने की क्षमताओं में व्यक्ति को अक्षम करने वाली स्थितियों का एक समूह होता है, और किसी व्यक्ति को सुनने, सोचने, बोलने या लिखने, है ना, या मैथमेटिक्स करने में उसकी क्षमता को ये स्टॉप करती हैं, बाधित करती हैं, और इनमें से एक या एक से अधिक क्षमताएं भी आ सकती हैं।
आगे बात करते हैं नंबर 14 पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपके तंत्र पर हमला करती हैं और उस तंत्रिका तंत्र से आपके जो समय के साथ जो नसें हैं, ठीक है, उनमें स्थायी नुकसान पहुंच सकता है, तो उसको भी इंडिकेट करना काफ़ी आवश्यक है। नंबर 15 पे आते हैं भाषण या भाषा विकलांगता, स्पीच। ठीक है, ये काफ़ी छोटा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा गहरा है, क्योंकि बच्चे कई बार देखेंगे किसी शब्द को बोलने में दिक्कत महसूस करते हैं, ठीक है ना, हकलाना बोलते हैं जैसे ना, बोलते बोलते अचानक बंद हो जाना, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों को भी इंडिकेट करने के लिए शासन ने कहा है, तो उस चीज़ को सभी बच्चे इंडिकेट करें और अपने अपने को चिन्हित करें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके दिमाग पर काफ़ी असर पड़ता है, मस्तिष्क पर असर पड़ता है, क्योंकि आपके साथ के जो स्टूडेंट है वो काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी वर्ड को बोलने में अक्षमता महसूस कर रहे हो या बोलते बोलते रुक रहे हो, कंटिन्यूस फ्लो आपके बोलने में नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों से आपकी मेमोरी लॉस होता है, रीडिंग और राइटिंग पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपके आगे जाके जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जिनसे आपका दिमाग चलता है, वो डैमेज होते हैं, ठीक है ना। तो बोलते समय भी जो आप जैसे चित्र के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि हर एक वर्ड को सही तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है, सही तरीके से बोलना है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें शामिल की गई हैं। तो स्पष्ट रूप से बोलना और बात को सुनना, कहना और लिखना, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इसमें के बाद हम लोग आते हैं 16 पे, थैलेसीमिया बोला जाता है। और थैलेसीमिया में ये एक पेरेंटल रोग है, ठीक है, पैतृक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग में रक्त में विकार होता है, ब्लड में रुकाव होता है, और यह आपका जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, उसको थैलेसीमिया बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन का शरीर में काम रही है कि ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। थैलेसीमिया के परिणाम स्वरूप जो आपकी बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं वे नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, और उनके कारण फिर आपको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब जो खून की कमी है, ठीक है, सामान्य भाषा में कहें तो वो हो सकता है। और इससे क्या होगा कि आपकी त्वचा पीली हो जाएगी, थकान होगी, ठीक है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। अगला पॉइंट जो आपका आता है हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया भी रक्त का विकार है, और उसमें रक्त के जो थक्के बनने वाली प्रोटीन होती है उसकी कमी के कारण ये होता है। और इसमें प्रोटीन की अनुपस्थिति में रक्तस्राव जो होता है वो सामान्य से अधिक, जैसे नाक का चलना, नोज ब्लडिंग, ठीक है, खून आने लगता है नाक में से या दांतों में से आता है, ठीक है ना, या जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर आपके स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक आपको इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाव करना है। नॉर्मल देखा होगा बच्चों की, खासतौर से गर्मियों में नाक चलने लगती है, ब्लड आने लगता है, तो ये भी अगर किसी को है तो वो इंडिकेट करेगा और इसकी सूचना अपने कक्षा अध्यापक को देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग 80 नंबर पर आते हैं, स्किल रोग है, ठीक है ना। स्किल सेल्स डिजीज़ होती हैं। स्किल सेल रोग में क्या होता है, यहाँ ये भी आपका ब्लड से ही रिलेटेड है। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, वो उनकी आकृति जो तो चेंज हो जाती है। देख रहे हैं आप, जैसे सर्कल में ऐसे इंडिकेट करें, ये टिफर टाइप की है, ठीक है ना, ये अलग सेल का है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन लेने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, और इनमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका डैमेज होने लगता है। पेरेंटल रोग है, ठीक है ना, अगर किसी को इस तरह की बीमारी है, खास तौर से सांस लेने में दिक्कत, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें इसी तरफ से आपको इंडिकेट कर रहे हैं। 19 पे आते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी में अगर एक से ज़्यादा ऊपर जो अक्षमताएं आपको बताई गई, उनमें दो या दो से अधिक अक्षमताएं आपके अंदर हैं, तो आप मल्टीपल डिसेबिलिटी में इंक्लूड किए जाएंगे, और इस चीज़ का आप इंडिकेशन कर सकते हैं कि अगर एक से ज़्यादा अक्षमताएं आपके अंदर हैं। नेक्स्ट में 20 पॉइंट पे इसमें एसिड अटैक विक्टम्स को भी शामिल किया गया है। जो एसिड अटैक से पीड़ित बच्चे हैं, किसी तरह की हिंसा के द्वारा उनके ऊपर किसी ने तेज़ाब फेंका, ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई बच्चा है तो वो भी इसमें डिजीज़ इसमें शामिल, अक्षमता में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये डिजीज़ हैं, इसको भी इसमें अक्षमता में शामिल किया गया है। और लास्ट पर आते हैं पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग भी आपका केंद्र तंत्र का तंत्र विकार है, जो शरीर के संचालन को प्रभावित करता है। इसमें शरीर में झटके लगते हैं, ठीक है ना, और शरीर में स्थायी कठोरता आ जाती है, और ये बीमारी जो है समय के साथ बिगड़ती जाती है। फिलहाल इसका इलाज नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक इसको हम अपने प्रयासों के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। वही है कि समय रहते इसकी जानकारी अगर हो जाए तो ये सब जानकारी आपको मिल जाती हैं। तो ये आपका 18 स्किल रोग के बारे में बताया, और बहुरोग मल्टीपल डिसेबिलिटी को भी हमने बताया। यहाँ पर 20 नंबर पे एसिड पीड़ित, अटैक पीड़ित था, उसको भी यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। पार्किंसन रोग को भी दिखा दिया है। तो इस प्रकार ये सभी सूचनाएं, जो भी छात्र इससे पीड़ित हैं या अपने अंदर इस प्रकार की किसी कमी को पाते हैं, तो वो आज ही अपने कक्षा अध्यापक को संपर्क करें और इसकी सूचना उन्हें दें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर विराम करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।